नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में समरसता भोज कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। जातिगत भेदभाव खत्म करने को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इसमें शिरकत करेंगे। बीजेपी के कई बड़े नेता इस भोज में शामिल होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। अब प्रदेश में बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग और फोकस कर रही है, जिसे लेकर प्रदेश में समरसता भोज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समाज से जातिगत भेदभाव खत्म करने को लेकर पार्टी ने समरसता भोज का आयोजन किया है। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल होंगे। पार्टी के कई आला अधिकारी, आला नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी देखिए इसमें शामिल होंगे। दरअसल जातिगत भेदभाव जो है उसे दूर करने के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और इसे खत्म करने को लेकर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन अक्सर बीजेपी की ओर से किया जाता है। तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इसमें शामिल होंगे। अनुज अवस्थी हमारे साथ हैं। अनुज, देखिए जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लक्ष्य के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है और समरसता कार्यक्रम का आयोजन। बिल्कुल चारुल, बीजेपी ने समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है क्योंकि जातिगत लोकसभा चुनाव भी खत्म हुए, उसके बाद किस प्रकार से जातिगत चीजें करी जाए, इसको लेकर के बीजेपी ने 2 दिवसीय बैठक भी करी, जिसमें मंथन भी हुआ। इस समरसता भोज में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो अभी समय हरिद्वार के लोकसभा सांसद थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम बीजेपी और संगठन महामंत्री अजय कुमार समेत बीजेपी संगठन के जितने भी नेता हैं वो सभी उसमें शामिल होंगे। राज्यसभा सांसद की अगर बात करें तो अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद, नरेश बंसल राज्यसभा सांसद, तमाम लोग उस समरसता भोज में शामिल होंगे क्योंकि 2 दिवसीय बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि किस प्रकार से बीजेपी का जो वोट बैंक है वो बढ़ाया जा सके, क्योंकि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में जरूर गई, लेकिन उपचुनाव है, 2 सीटों को लेकर के उन सीटों को किस प्रकार से बीजेपी अपने पाले में लेती है। इसके अलावा नगर निकाय चुनाव है उसको बीजेपी किस प्रकार से जीतती है, ये सारी चीजें चूंकि लगातार अब चुनाव दर चुनाव चल रहे हैं, तो बीजेपी अपना वोट बैंक कैसे बढ़ा सके, साथ जो भीतर घात है कि बैठक में इसी बात को लेकर के सबसे ज्यादा मंथन हुआ था। जो समरसता भोज कार्यक्रम की शुरुआत कितने बजे होगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा और कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है? बिल्कुल चारुल, इस समरसता भोज की शुरुआत 12:30 के आस का टाइम दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसमें शामिल होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उसमें शामिल होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उसमें शामिल होंगे, साथ साथ संगठन के प्रदेश महामंत्री अजय कुमार भी उसमें शामिल होंगे, कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल भी उसमें शामिल होंगे और बीजेपी संगठन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो सभी उसमें शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल हो सकते हैं। जी चारुल, बिल्कुल, आप बने रहिए अनुज, आगे आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां हैं और कांग्रेस कर सकती है उम्मीदवार की घोषणा। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को जो चयनित नाम है उन्हें भेजा गया है। उम्मीदवारी की फाइनल घोषणा हो सकती है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी कर चुकी है उम्मीदवारों की घोषणा, तो बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में अब कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस में भी देखिए नाम चुनकर भेज दिए गए हैं। अब जो प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, उनके पास नाम है और अब कभी भी घोषणा की जा सकती है। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर प्रदेश की बड़ी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। चुनाव पर्यवेक्षक ने आला कमान को 3 लोगों के संभावित नाम भेजे हैं, जिनमें से 2 लोगों के नाम पर आज मुहर लग सकती है। तो बद्रीनाथ सीट और मंगलौर सीट जिस पर चुनाव होना है।
तो बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर देखिए चुनाव होना है, ये उपचुनाव है। बद्रीनाथ की सबसे पहले बात करते हैं। 2022 में बद्रीनाथ में लगभग 10,04,795 मतदाता थे। कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी को मिले थे 47.88% के वोट। बीजेपी की ओर से महेंद्र भट्ट, जिन्हें 44.85% वोट मिले थे। राजेंद्र भंडारी के इस्तीफे के बाद यहां पर दरअसल उपचुनाव हो रहा है। इस बार बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं मंगलौर सीट की। मंगलौर सीट की 2022 में मंगलौर में 11,06,225 वोटर्स थे। मुस्लिम आबादी यहां पर सबसे कम है। बीएसपी के सरबत करीम अंसारी को 32,567 वोट मिले थे। कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को मिले थे 32,062 वोट। बीजेपी के दिनेश सिंह पवार को यहां पर 18,763 वोट मिले थे। तो मंगलौर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। 10 जुलाई को यहां पर उपचुनाव होना है और 13 जुलाई को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको जानकारी दी है विधानसभा उपचुनाव को लेकर। बद्रीनाथ और मंगलौर में क्योंकि उपचुनाव होने हैं तो उसको लेकर क्या समीकरण है वो हमने आपको बताया। तो बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होने हैं। तो मंगलौर विधानसभा उपचुनाव पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी ने टिकट मिलने पर आभार जताया है। करतार सिंह भड़ाना ने जीत का दावा यहां पर किया है। 20 जून को नामांकन करेंगे करतार सिंह भड़ाना। 10 जुलाई को मंगलौर में दरअसल वोट डाले जाने हैं और ऐसे में मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा के बाद से बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना पर अपना भरोसा जताया और इस उपचुनाव में करतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया गया है। बीजेपी प्रत्याशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीत का बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार मंगलौर में जनता परिवर्तन की लहर लाएगी और बीजेपी पर भरोसा जताकर कमल खिलाएगी। उन्होंने इस बीच विपक्ष पर निशाना साधा। इसके अलावा बता दें कि मंगलौर में बसपा से विधायक रहे हाजी सरबत करीम अंसारी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। इस बार मंगलौर में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। तो 20 जून को नामांकन करेंगे करतार सिंह भड़ाना। पार्टी ने तो मुझे सरकार चाहे देहरादून के नेहरू गांव में फायरिंग का मामला सामने आया है। पैसों के लेन देन की वजह से ये विवाद इतना बढ़ गया कि यहाँ पर फायरिंग हो गई। गोली कांड में 3 लोगों को गोली लग गई है। गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल देवेंद्र शर्मा ने ब्याज के पैसे ना देने पर युवकों को किराए पर बुलाकर हमला करवाया। मामले में रवि बडोला की मौके पर मौत हो गई, जबकि सुभाष छेत्री और मनोज नेगी घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इस घटना के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पैसों के विवाद में देखिए गोली चल गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, देखिए गोलीकांड की खबरें आ रही हैं, पैसों का विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। बिल्कुल चारुल, आज सुबह की ये घटना है। राजधानी देहरादून के नेहरू ग्राम में पैसों के लेन देन को लेकर के एक व्यक्ति ने गोली चला दी, जिसमें ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें एक लोग को गोली लग गई, जिसमें एक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तत्काल पुलिस पहुंची और पुलिस ने तफ्तीश करी, जिसके कारण पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही साथ पुलिस अब तफ्तीश भी कर रही है कि आखिर मामला क्या था, चूंकि प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आ रहा है वो पैसों के लेन देन को लेकर के मामला आ रहा है, लेकिन अब पुलिस ये भी देख रही है कि जिसने गोली मारी है उसकी अभी तक गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल मुकदमा जरूर दर्ज करा दिया गया है। जी चारों बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे अनुज कि इस पूरे मामले में, क्योंकि आपसी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है कि विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ था जो कि इतने खतरनाक अंजाम तक पहुंच गया। बिल्कुल चारुल, सुबह सुबह की बात है, क्योंकि ये मामला पैसों के लेन देन को लेकर के था। जो भारद्वाज शख्स था उसने पैसे ले रखे थे, तो उसी पैसे के लेन देन को लेकर के ये मामला कई दिन से लगातार चल रहा था। स्थानीय जो लोग थे उनके अनुसार इस डेली लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन आज सुबह सुबह बाहर से कुछ लोग आकर के बदमाश उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें से एक को गोली लग गई और 2 लोग घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में जिनको तत्काल रूप से एम्बुलेंस बुला करके जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और मौके पर बदमाशों की अगर बात करें तो वो फिलहाल अभी भाग गए। पुलिस की तफ्तीश जारी है, पुलिस अब दबिश कर रही है उन बदमाशों को पकड़ने के लिए। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। चलिए, शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए। उधर हरिद्वार में पुलिस अपराधियों पर नकेल कसेगी। नारसन से सप्तऋषि तक सीसीटीवी लगाए जाएंगे। 112 सीसीटीवी कैमरे से इस दौरान नजर रखी जाएगी। खुद कप्तान हर गतिविधि की निगरानी करेंगे। कैमरे से आरोपियों की धड़ पकड़ आसान होगी। हरिद्वार शहर से लेकर रुड़की और नारसन बॉर्डर तक मेला नियंत्रण भवन सीसीआर में सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। नारसन बॉर्डर से लेकर सप्तऋषि चेक पोस्ट तक अब तक 112 सीसीटीवी कैमरे और लगाए जाएंगे। अब इनकी संख्या 400 हो जाएगी। सारी गतिविधियों की नजर सीसीटीवी कैमरे से होगी और इसके लिए खुद एसएसपी कार्यालय में सिस्टम लगा दिया गया है, जहां से खुद कप्तान जिले भर की गतिविधियों पर नजर रख पाएंगे। आपराधिक घटना होने पर सीसीटीवी से तुरंत आसानी से पहचान कर आरोपियों की धरपकड़ की जाएगी। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर और अधिक कैमरे लगाने का काम चल रहा है। हरिद्वार में विदेशों में एडमिशन कराने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है और इस दौरान ठगों ने 11,70,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। हरिद्वार में ट्रैवल्स कारोबारी से बेटे का विदेश में एडमिशन कराने के नाम पर ठगी की गई। दरअसल एक ठग गिरोह ने कारोबारी से 11,70,000 रुपए ठग लिए। जब कारोबारी वीजा लेकर एम्बेसी पहुंचा तो उसे इस बात की जानकारी हुई कि वीजा फर्जी है। मामले का पता चलते ही कारोबारी ने पुलिस स्टेशन जाकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो विदेश भेजने के नाम पर ठगी की गई। 11,70,000 रुपए की ठगी की गई। धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी जा रही है। गले लगकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है। आज सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दरअसल ईद उल अजहा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुबह मस्जिदों में नमाज अदा की गई। मस्जिदों में नमाज पढ़ने के साथ ही अमन चैन कायम रखने की दुआ की गई।
उत्तराखंड की बात कर लें तो विकास नगर के पचवादून में कई जगह पर ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जगह जगह पुलिस प्रशासन की टीमें मौजूद हैं। तो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में विशेष सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रशासन के अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया। 210 सफाई कर्मी संबंधित क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं। जानवरों के अपशिष्ट उठाने के लिए जेसीबी कार्यरत की गई है। अपशिष्ट डालने वालों के गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। उधर लक्सर में भीषण गर्मी से हाल बेहाल हो गया है। साफ पानी को तरस रहे हैं गांववासी। नलों में सूखा पड़ गया है। लंबी कतारों में गांववासी लगे हुए हैं। लक्सर के भुरनी गांव में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। उनके घरों में लगे निजी नल या तो सूख चुके हैं या गंदा पानी दे रहे हैं। सरकारी नलों में से भी साफ पानी बमुश्किल आ रहा है। गांव में सिर्फ 2 से 3 नलों में पानी मिल रहा है, जिस पर लोगों की लंबी कतारें हैं। घंटों लाइन में लगकर गांव के लोग पीने का पानी ले रहे हैं। दरअसल क्षेत्र में जमीन के 8 से 10 फीट नीचे पानी निकल आता है, लिहाजा लोगों के घरों में नल 20 से 40 फीट गहराई पर लगे हैं और इस बार ज्यादा गर्मी के कारण पानी का स्तर और भी नीचे चला गया है। घरों के कुछ नल सूख गए हैं। पंचायत में पिछले साल जल संस्थान ने पेयजल योजना का निर्माण किया था। सबसे पहले बोरिंग किया गया। बोरिंग के बाद ओवरहेड पेयजल टैंक का निर्माण और जमीन के नीचे पाइपलाइन डलनी थी, जो काम अभी रुका हुआ है। काम रोकने पर भी ठेकेदार को नोटिस जा चुका है, लेकिन पानी मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उधर 10-15 दिन हो गए भाई वहाँ 1 घंटे से खड़ी। कई दिन लग हुआ, कोई भी सुधार नहीं हुआ। फिर क्या सुनकर हुआ वहाँ से करवाया दिया। दिक्कत ही पेड़ा पैनी हुआ यहाँ से, बहुत दिक्कत है। ये नल का है भी उधर, वो कम सही चल रहा वो भी भाई, फिर इसकी किल्ली लिगड़ जाके किसी का वाल वो हो जाए उसकी खराब। ऋषिकेश के एम्स में रेजिडेंट डॉक्टर और महिला नर्स के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिस पर रेजिडेंट डॉक्टर ने हाथापाई शुरू कर दी। रेजिडेंट डॉक्टर ने महिला नर्स को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने का प्रयास किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आरोपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। ऋषिकेश एम्स की ये तस्वीरें, जहां रेजिडेंट डॉक्टर ने महिला नर्स को थप्पड़ मारने का प्रयास किया। इस मामले में डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।